बहुत नमस्कार सर को। सर का अशोक कुमार जाखड़ सर जी जो कि झज्जर से हैं, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे एक शाम साहित्य के नाम कार्यक्रम की 12वीं कड़ी लाइव है मैम। अब आप लोग कार्यक्रम प्रारंभ करें जी। और सर हम जो हैं हमारे बीएसएफ के से रिटायर्ड हैं और बाकी जितना भी परिचय है विस्तृत परिचय हम सर से ही जानेंगे। और हमारे आज के प्रोग्राम को जो है रिया अग्रवाल जी होस्ट कर रही हैं और ये प्रोग्राम जो है रिया जी मैं आपके सपोर्ट करती हूँ और सर से हम विस्तृत परिचय जानेंगे। अभी हम सिर्फ इतना ही परिचय देंगे कि सर जो हैं बीएसएफ के जवान हैं और बहुत अच्छे साहित्यकार हैं और हम इनको सुन करके बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो रिया जी स्वागत है आपका पटल पर आज के प्रोग्राम को आगे सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप श्रोताओं का स्वागत है हमारे कार्यक्रम एक शाम साहित्य के नाम में। और आज हम अपने नए मेहमान के साथ आए हैं श्री अशोक जाखड़ जी के साथ। और वो हमारे शब्दवीणा ग्रुप के अध्यक्ष भी हैं और बाकी हम उसके बारे में अच्छे से जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे पटल पर। आपको बहुत स्वागत है। सर आपका बहुत स्वागत है जी। आदरणीय जी, सर्वप्रथम तो मैं आदरणीय डॉक्टर रश्मि जी का आत्म सम्मान और स्वागत करता हूं कि इन्होंने ये इतनी अच्छी जो है एक व्यवस्था बनाई है। साहित्य के लिए बहुत बड़ा योगदान है इनका। दूसरा, अपने सरोज जी का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने एक अच्छा अवसर ये लिया है। और रिया जी को भी मैं नमस्कार करता हूँ, इनका अभिवादन करता हूँ, सत्कार करता हूँ। और मैं अपना परिचय आपके सामने भी देना चाह रहा हूँ। मैं अशोक कुमार जाखड़, गांव ढाणा, जिला झज्जर, हरियाणा में 1/1/58 को पैदा हुआ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा यहीं गांव के स्कूल में हुई। उसके बाद मिडिल शिक्षा मेरी बगल में गांव है सालावास, वहां पर हुई। 10वीं में मैं 2 बार फेल हो गया और मैंने पढ़ाई छोड़ दी। मैंने पशु चराए, सर को थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट करने कहिए। कैमरा में सर पूरी तरह से आ नहीं रहे ना। हाँ ये तो बिल्कुल ही चला गया अब तो। हाँ जी, अब ठीक आ रहा है। अभी ठीक है। हाँ जी हाँ जी। तो पढ़ाई छोड़ने के बाद मैंने पशु चराए, खेती की, जमींदारा किया, हलवाया। ऐसे 5 साल बीत गए। उसके बाद घर वालों ने मेरी शादी कर दी। झज्जर में एक डीगल गांव है, वहां पर 30 अप्रैल 1980 को शादी होने के बाद मैं 1 दिसंबर 1980 को भर्ती हुआ। CISF गृह मंत्रालय के अधीन डिपार्टमेंट आता है, ये सेंट्रल फोर्स है। वहां से ट्रेनिंग के बाद बंगाल, बिहार, यूपी, फिर बिहार, फिर उत्तराखंड, फिर जे.एंड.के से फिर गए झांसी से गए, फिर यहाँ श्रीहरिकोटा साउथ में आंध्र प्रदेश, उधर से घूमते हुए अहमदाबाद से यहाँ पानीपत से मैं रिटायर हुआ। मैंने 37 साल सर्विस की। इसके बाद रिटायरमेंट के बाद आकर के और मैंने 4 समूह बनाए, साहित्यिक समूह। उन पर अभी प्रोग्राम करवाता हूँ और जो कविता देते हैं उनको सम्मान पत्र भी देते हैं। आज तक 7,000 के करीब सम्मान पत्र वितरित कर चुका हूं मैं। और साहित्य में लगाव है मेरा। रिटायरमेंट के बाद इसी पर ध्यान है, घर का कोई काम करता नहीं हूं मैं। मेरी अभी तक 22 एकल पुस्तक और 13 साझा संकलन प्रकाशित हो चुके हैं। कोई विद्वान तो हूं नहीं मैं। जैसे मैं बताया कि 10वीं में 2 बार फेल हो गया था,
भर्ती होने के बाद 1986 में मैट्रिक की प्राइवेट हरियाणा बोर्ड से। उसके बाद इंटर किया 1992 में। उसके बाद 2003 में मेरे को यूपी से एक विद्या वाचस्पति सम्मान मिला और अभी 2024 में एक सम्मान और पीएचडी डॉक्टरेट जो है लिटरेचर की मिली है। ये मेरी योग्यता है और जैसा मैं हूं आपके सामने हूं, कोई बनावट नहीं है, बिल्कुल सिंपल मेरा विचार है और सिंपल ही आदमी, सिंपल ही खान पान है, सिंपल ही हूं मैं। यही मेरा परिचय है। आगे आगे जैसे जैसे बात चलेगी मैं और आपको विस्तृत जानकारी देता चलूंगा। आप सभी का धन्यवाद। जी सर, आप अपने नाम के साथ निस्वार्थी जो है आपका पेन नेम है, तो आप अपने निस्वार्थी शब्द ही क्यों चुना अपने नाम के साथ? जी सुनाई नहीं दिया मेरे को। आप अपना जो पेन नेम है सर, वो आप निस्वार्थी लिखते हैं। जब आप कविताएं लिखते हैं तो आप निस्वार्थी नाम लिखते हैं, तो आपने निस्वार्थी शब्द का ही चयन क्यों किया? इसके पीछे आपका क्या कारण रहा? जी मैं कविता लिखने के लिए कभी कभी प्रयास करता था। श्रृंगार रस की कविता एक आध जो है ना फौज में सुना देता था साथियों को, वो उसकी तारीफ करते थे, मेरे को थोड़ा अच्छा लगता था। 1992 में यूपी के अंदर जो है ना इलाहाबाद ये रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में आया और वहां से कविता में रुझान ज्यादा हो गया क्योंकि वहां कवि सम्मेलन होते थे, अच्छी अच्छी कविता होती थी वहां पर, हमको भी अच्छा लगता था। तो प्रयास करके मैं भी कवि सम्मेलन में जाने लगा। वहां पर एक प्राध्यापक था प्राइमरी स्कूल का, हरिहर प्रसाद रिसाल उसका साहित्यिक नाम था। वो हरिहर प्रसाद द्विवेदी जी नाम था उनका और रिसाल जो है साहित्यिक नाम था। वो मेरे को बोले कि भाई आप जो एक साहित्यिक नाम रखिए अपना, साहित्यकार का एक उपनाम होता है और नाम ऐसा होना चाहिए जो किसी और का नहीं हो पहले। तो उस समय मैं गीता का अध्ययन करता था, श्रीमद् भागवत गीता। उसमें मेरे को 2-3 शब्द बड़े अच्छे मिले थे, नए शब्द थे मेरे लिए क्योंकि पढ़ा लिखा था नहीं इतना। तो एक तो था निष्पक्ष और एक था निस्वार्थ। मैं निस्वार्थ शब्द था इसके ऊपर थोड़ा मनन किया और मास्टर जी को मैं बोला जी मेरा नाम है अशोक कुमार जाखड़ निस्वार्थी। अशोक कुमार मेरा नाम है, जाखड़ मेरा टाइटल है और उस निस्वार्थ ही निस्वार्थी शब्द मैं निकाल लिया था। तो बड़े खुश हुए, बोले ऐसा तो नाम आज तक किसी का है ही नहीं। और उस समय परमानेंट ही हो गया, अब तक चले आ रहा है। ये निस्वार्थी नाम इसलिए जुड़ा। आपने इंटरमीडिएट के बाद हाल ही में इग्नू से डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि जो है 2024 में चुनने के पीछे आपकी क्या प्रेरणा थी और क्या आपका शोध विषय ऐसा है जी, साहित्य में ये पटल देखता रहता था मैं, तो एक पटल जो ने ऐसा दिखाई दिया कि जिसमें ये डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की डिग्री देते थे। मैं उनसे पता किया तो उन्होंने मेरी योग्यता मांगी। योग्यता मैंने जैसे आपके पास परिचय भेजा था ऐसे अपना परिचय दिया उनको। तो उन्होंने 3-4 किताब जो है, एक तो योग दर्पण, एक ये जो भ्रूण हत्या है ये, एक उद्योग पर्व, एक गीता पदनुवाद, ये कई किताब जो है ऐसी थी जो उनके आधार पर उन्होंने फिर ये डिग्री मेरे को दे दी। मेरे को तो यही पता नहीं है फर्जी है या असली है। जी डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर जो है ये इग्नू है, ये मेरे ख्याल में इंटरनेशनल जी इग्नू से है सर ये आपकी। तो आपने इसमें शोध की विषय क्या चुना था? जी शोध का विषय कुछ नहीं था, यही थी जो मैं बता रहा हूँ आपको। एक तो भ्रूण हत्या के ऊपर, एक गौ माता पर और उद्योग पर। इन्हीं किताबों ज्यादा टारगेट किया था उन्होंने। अच्छा जी। जो आपकी जैसे कि आपने सामान्य शिफ्ट ड्यूटी, जनरल ड्यूटी, एलियन ड्यूटी, ट्रैफिक ड्यूटी, अग्निशमन विभाग, वाटर गार्ड आदि कई भूमिकाएं निभाई। इन सभी अलग अलग ड्यूटी का अनुभव आपके व्यक्तित्व या लेखन में क्या प्रभाव डालता था? आदरणीय, ऐसा है मैं ड्यूटियां बड़ा पाबंद था और निडर भी बहुत था। मैं अफसर से अधिकारी से डरता नहीं था मैं।
मैं एक घटना आपको बता रहा हूँ। इलेक्शन ड्यूटी के अंदर गए हुए थे हम, और मेरी ड्यूटी थी स्ट्रांग रूम ड्यूटी। जी हमारी कंपनी जो स्ट्रांग रूम के लिए थी पीलीभीत में, यूपी पीलीभीत, जी मेनका गांधी क्षेत्र है वो। स्ट्रांग रूम में जब हमारी ड्यूटी थी, नाइट ड्यूटी थी मेरी, और उस दिन मजिस्ट्रेट चेकिंग में आने थे। तो जो मैं हवलदार था, जो सिपाही साथ में थे, उन्होंने हमारे अधिकारी को बताया कि गेट पर जो है अशोक कुमार मेजर की ड्यूटी दो, मेन गेट पर। मेरी फ्रंट गेट पर ड्यूटी थी, पीछे गेट पर। वो बोले भाई क्यों, ड्यूटी तो है इसकी। बोले जी जो गेट पर ड्यूटी, मेन गेट पर है, वो थोड़ा लूज आदमी है। उस अधिकारी ने मेरी ड्यूटी चेंज कर दी। मजिस्ट्रेट आए रहा तो मैं करीब 12 बजे के करीब आए थे, पौने 12 बजे के करीब। तो 4 लेयर सिक्योरिटी के थे वहां पर। एक यूपी पुलिस थी, एक और थी, कौन सी पुलिस थी, और चौथा नंबर हमारा था। 3 लेयर हमसे बाहर जो है सिक्योरिटी ड्यूटी में थे। वो तीनों क्रॉस करते आए, और लास्ट में जब स्ट्रांग रूम के सामने आए, रोड से जैसे ही स्ट्रांग रूम आना था, उधर मुड़े तो मैंने ऊंची आवाज में थम पुकारा उनको। ये उसका ऐसा होता है ड्यूटी का, हमारी का थम कौन आता है। जैसे ही आवाज तेज थी और एक्शन मेरा जो थोड़ा मजबूत था, मजिस्ट्रेट ने देखा मेरे को तो दूर से हाथ खड़े कर दिए मजिस्ट्रेट साहब ने। बोले ठीक है ठीक है ठीक है, और वापिस हो लिए वहां से। जैसे जैसे वहां से वापिस चले, जो जो लेयर मिलती गई, बोले भैया आप कौन सी फोर्स के हो। तो उन्होंने बताया जी आरपीएफ का हूं मैं। बोले फोर्स ऐसी होती है, क्या ड्यूटी है तुम्हारी। ड्यूटी देखो वो सीआई सब वाले कर रहे हैं। बोले भगवान नहीं जा सकता वहां पर। वो तीनों लेयर की टुकाई कर गया, कहने का मतलब ये है, तीनों को टुकाई दे करके वो चला गया। अब उनको तो मुश्किल हो गया, बोले यार तुमने वहां किसको लगा रखा है ड्यूटी में, हमारे लिए तो ऐसे ऐसे बोल गया वो। तो एक तो वो सीन बड़ा अच्छा मेरी ड्यूटी में रहा है। एक इसरो सैटेलाइट जो छूटती है हमारी, उपग्रह रहते हैं, उसमें मैं रहा हूं। और ये बात है 2008 के आसपास, शायद चंद्रयान फर्स्ट जो भेजा था उस टाइम, उसकी लॉन्चिंग की तैयारी होती थी। लॉन्चिंग गेट के ऊपर मेरी ड्यूटी थी। 3 गाड़ियों का नंबर था हमारे पास, वही गाड़ी के अंदर गेट पर जाएंगे, और लॉन्चिंग पैड पर कोई जाएगा नहीं गाड़ी से, पैदल जा सकते हैं अपना पास दिखा करके। संजोग से डायरेक्टर साहब, कंट्रोलर साहब, और एक दूसरा डायरेक्टर आया था बाहर से, वो तीनों गाड़ी में आ गए, और डायरेक्टर साहब की गाड़ी में आ गए। जो नंबर दिए थे उस गाड़ी में नहीं थे। मैंने उनको रोक दिया, मैं जानता था डायरेक्टर है, कंट्रोलर है। तो ड्राइवर ने बताया भी डायरेक्टर साहब है। मैं बोला अभी सलूट मारे हूं मैं इनको, मैं इसको सलूट तभी तो मारा हूं, जानता हूँ डायरेक्टर है, इसको सम्मान किया उन्होंने। बोले जी गाड़ी गाड़ी नहीं जाएगी। मैं बोला हालांकि डायरेक्टर साहब और कंट्रोलर साहब कुछ भी नहीं बोले, वो चुपचाप गाड़ी से उतरे और गेट खोल करके अंदर चले गए पैदल ही। लेकिन डायरेक्टर और कंट्रोलर और दूसरा डायरेक्टर जब अंदर पैदल जाते दिखाई दिए, तो जो और अधिकारी उनके नीचे वाले थे वो भागे आए। तुमने क्या कर दिया, कैसे रोक दिया, ये डायरेक्टर हैं। मैं बोला भाई गेट का डायरेक्टर मैं हूं, गेट होल्डर यहाँ पर मैं हूं, और मैंने रोक दिया इनको। बोले डायरेक्टर, मैं बोला मैंने सलूट मारा, मैं जानता हूँ डायरेक्टर है। तो बोले फिर आपकी हिम्मत कैसे हुई, डायरेक्टर है आप जानते हो, उसको रोक दिए। ये बात बहुत ऊपर बैठ गई हमारे डिपार्टमेंट में बड़ी। और हमारा एक असिस्टेंट कमांड होता है, उसने मेरे को फोन किया, आपने नौकरी करनी है या नहीं करनी है, और आपने अगर नहीं भी करनी है तो हमको नौकरी करने दोगे ना नहीं करने दोगे। मैं बोला साहब ऐसा है, मेरी ड्यूटी चेंज कर दीजिए, आपको जैसे करवाना करें, मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं मैंने छोड़ा, गाड़ी खड़ी है यहाँ पर, और मैं नहीं छोड़ूंगा आप भी। फिर हमारा कंपनी कमांडर होता है, वो भेजा 3 स्टार वाला मेरे पास। तो जानता था ड्यूटी ठीक करता हूँ मैं, अच्छी रिपुटेशन थी मेरी उसके नॉलेज में। वो बोले कि मेजर क्या बात हुई। तो मैं बताया साहब ऐसे ऐसे बात हुई। तो उसने मेरा पक्ष लिया, बोला वेरी गुड, बहुत ठीक किया आपने, कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो उसका भी पूरा पूरा उस इसरो के डिपार्टमेंट में जो बात फैल गई कि जो डायरेक्टर को रोक दिया इसने। ऐसा ही एक केस तीसरा और बता रहा हूं आपको। मैं अहमदाबाद में था। शेख, शेख का मतलब है सैटेलाइट, इसरो का ही डिपार्टमेंट है वो। एक शेख जो है अहमदाबाद, छोटा यूनिट है उनका। उससे सैटेलाइट का एंटीना जाना था, उसको पेलोड बोलते हैं। तो पेलोड लेकर के जाना था। मैं उस टाइम एक स्टार आ गया था, मेरे को एसआई था, एक सरदार जी हवलदार था मेरे साथ, एक जवान था बिहार का, और 2 ड्राइवर थे।
हम 5 एक गाड़ी में थे, सरकारी गाड़ी थी इसरो की, और एक प्राइवेट गाड़ी में एंटीना लेकर के हम जा रहे थे। हम कर्नाटक क्रॉस कर दिए, तो कर्नाटक हम पहुंच गए, तो वहां जो एक ये रोड का टोल टैक्स होता है, टोल वो आया, तो टोल पर उन्होंने गाड़ी रोक दिया हमारा। हमने बताया भी हम ऐसे ऐसे जा रहे हैं, तो हमारी गाड़ी बोले जाओ आप, लेकिन ये पीछे वाली गाड़ी है, शिवल गाड़ी है, इसको हम नहीं छोड़ेंगे। मैं बोला भी क्यों नहीं छोड़ोगे? ये हमारे पास लेटर है, इसका लिखी हुई अनुमति है, तो आप कौन होते हो रोकने वाले? तो उनका अधिकारी आ गया, जो टोल का जो इंचार्ज था, वो अधिकारी बुला लिया उन्होंने, और उन्होंने ले आकर के एक फाइल रख दी मेरे सामने मेज पर। बोले हमारे पास लिखित है कि केवल सरकारी गाड़ी जाएगी, प्राइवेट गाड़ी बगैर टोल दिए नहीं जाएगी। मैं उस फाइल को वहां से पकड़ा और ऐसे फेंक दिया। मैंने उसको, जो ऐसे बच्चे फेंक देते हैं ना किश्ती बना करके, जहाज बनाकर उड़ा देते हैं, उस फाइल को ऐसे फेंक दिया, और मेरी फाइल से मैं लेटर निकाला और वहां रख दिया। मैं बोला लेटर और अथॉरिटी ये होती है। वो त्रिमूर्तियां बना हुआ लेटर अथॉरिटी थी, कोई शक नहीं, कोई झूठी बात नहीं थी। तो गिड़गिड़ाने लगे, फिर बोले जी गलती हुई है। माँ कोई बात नहीं, हमको जाने दो, और कोई मतलब नहीं, हमने कोई बात नहीं। वहां से हम निकले। 3-4 केस ऐसे हुए हैं। एक बार ये मिथुन चक्रवर्ती आया था, बंगाल की बात है, नया ही था, मैं सिपाही था, गेस्ट हाउस में ये रोके हुए थे। फर्टिलाइजर का गेस्ट हाउस था, उसमें मेरी ड्यूटी थी। ये रात में 10 बजे उठ करके और पीछे वीडियो रुक गया। अशोक जी, सर, वीडियो रुक गया आपका। अशोक सर जी, आपका आपका वीडियो रुक गया है। आप अपना कनेक्शन एक बार देखिए, आपका वीडियो रुक गया है। अशोक जी, शायद कोई इंटरनेट का इशू आ गया है उनकी साइड से, और इंटरनेट कनेक्शन वीक हो गया है। अभी हम उनसे दोबारा कनेक्ट करते हैं। जी, हम अशोक जी से संपर्क कर रहे हैं। उनका शायद इंटरनेट कनेक्शन वीक हो गया है, जिसकी वजह से वहां से वॉइस नहीं आ रही है। तब तक कार्यक्रम को मैं ही आगे बढ़ाती हूँ। अ, कोई अपनी एक रचना मैं आपको सुना देती हूँ। मैंने भी इसकी कोई तैयारी नहीं कर रखी है, तो मैं थोड़ा सा समय चाहूंगी। 2 मिनट में मैं कुछ लिखूं सुनाने के हिसाब से। जुबां खामोश है और आंख लाचार दिखती है। जुबां खामोश है और आंख लाचार दिखती है। इस मसरूफ जमाने में तन्हाई सरी बाजार दिखती है। मतलब की कवायद में बस निभ रहे हैं किरदार। मतलब की किवायद में बस निभ रहे हैं किरदार। हर मोड़ पर दिलों में छिपी दीवार दिखती है। हर मोड़ पर दिलों में छिपी दीवार दिखती है। मुलाजिम और आया के भरोसे मुलाजिम और आया के भरोसे हैं बच्चे आज। ममता की पुरानी साख बेजार दिखती है। ममता की पुरानी साख बेजार दिखती है। आभासी दुनिया की चमक में आभासी दुनिया की चमक में खो गया इंसान। रिश्तों के बीच दूरी अब बेशुमार दिखती है। रिश्तों के बीच दूरी अब बेशुमार दिखती है। महलों के ख्वाब में क्यों अपना वक्त खोते हो? क्यों महलों के ख्वाब में क्यों अपना वक्त खोते हो? अपनी झोपड़ी में ही बरकत हजार दिखती है। अपनी झोपड़ी में ही बरकत हजार दिखती है।
आदरणीय आप अपना वीडियो ऑन कर लें। रिया जी, अशोक सर को कहिए वीडियो ऑन कर लेने के लिए ना। हाँ, कौन है जी? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ऐसे ड्यूटी के दौरान मेरे जो ने समय में घटनाएं घटती रहती थी। कभी मैंने उसके ऊपर जो है संकोच नहीं किया, डरा नहीं। और ईमानदारी से ड्यूटी किया, ये भी ठीक बात है। रिश्वत विश्वत में कभी लिया ही नहीं। जी हेलो। जी 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 सर आपने 2023 में स्वर्गीय कूड़े राम जी के बाद संतोषपुरी महाराज जी के शरणागत होकर आध्यात्मिक जीवन को अपना लिया। इस परिवर्तन ने आपके लेखन और जीवन दर्शन में क्या बदलाव लाए? क्या संतोषपुरी महाराज जी के उपदेश आपके काव्य या विचारों में परिलक्षित होते हैं? ऐसा है जी, ऐसे तो कविता तो मैं 1992 में बता रहा हूँ, ये 2-3 पुस्तक लिख लिया था। कविता तो जी पहले ही कर रहा था मैं। और बल्कि और सच पूछो तो मैं जब तीसरी चौथी क्लास में था तो एक लोमड़ी की आती जी थी कविता, अंगूर के बारे में होता था, अंगूर खट्टे हैं। मेरे ग्रैंडफादर अनपढ़ थे, लेकिन हमको पढ़ता देख करके बड़े खुश होते थे। वो किताब आके रख कर बैठ जाओ, हम पढ़े न पढ़े, वो खुश होता था। तो मैं ऐसे ही ग्रैंडफादर के पास बैठ गया और लोमड़ी वाली कविता सुनाने लग गया। वो कविता 3-4 मिनट में खत्म हो गई। और मैं अपने आप ही बना कर फिर लोमड़ी हल जोत रहा था, उसके पास चली गई। उसको उसने ऐसे बोला, झूठ मूठ बकता रहा। आधे घंटे तक बकता रहा मैं। मेरे ग्रैंडफादर ने पकड़ लिया कि तू झूठ बोल रहा है। ऐसे ही बोले, तो किताब नहीं पढ़ रहा तू, ऐसे ही बोल रहा है। मेरी पहली जी प्रेरणा वो थी। उसके बाद फिर 5 कविता बनाया मैं आध्यात्मिक। और ये सत्संग कीर्तन होते ही मैं एक जगह मैं सुना दिया उसको। तो उस बूढ़े ने मेरे को डांट दिया, बोला शर्म नहीं आती है, अपना नाम लगा रहा है। तो संस्कार ऐसे थे, बुजुर्ग आदमी सामने हम बोलते नहीं थे, चाहे वो गलती बोल रहा है, बोलते नहीं थे, उसकी इज्जत नहीं करते थे। तो मैं उसको इतना तो बोलता कि मैं खुद लिखा हूं इसको। तो उसने फिर डांट दिया मेरे, मैं चुप हो गया। लेकिन मेरे को खुशी थी इसकी। खुशी इसलिए थी कि लिखा तो मेरे को पता है ना, मैं ही लिखा हूं। उसके बाद लिखना बंद हो गया, कई साल तक लिखा ही नहीं मैं कुछ भी। भर्ती होया तो भर्ती होने के बाद फिर एक आध श्रृंगार रस की कविता साथियों में सुनाने के लिए लिखता था। वो बड़ी तारीफ करते थे, अच्छे लिखे आप। तो कभी कभी लिखता रहता था। 92 में आ करके फिर निरंतर लिखने लग गया। और गुरु संतोषपुरी मिले उस टाइम पर मैं कम से कम 5-6 किताब लिख दिया था। गुरु संतोषपुरी मिलने से मेरे को ये फायदा होया, एक तो मेरे विचार बदले, सोच जो थी वो बदली। गुरु संतोषपुरी जी की जब छत्र छाया मेरे ऊपर हुई तो मेरे को ये लगने लगा कोई गलत काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं जी गुरु के आश्रित रहता हूँ। तो अच्छे अच्छे जो ना आचरण वाली बात जो है ना, मैंने वहां से पकड़ा। और गुरु जी का मेरे को न तो गुरु ने कभी कोई कायदा पढ़ाया है, न कभी कोई किताब पढ़ाई है, न ही कोई लंबा उपदेश दिया है। गुरु जी के चरणों का ध्यान, उन पर विश्वास ही मेरी भक्ति और शक्ति है। उनके जी कहने आपने से ही सही मैं एक मेरा सबसे अच्छा जी उत्तम पुस्तक है उद्योग प्रो, वो उनकी आज्ञा ही लिखा था मैं। जी आपकी आपकी कोई रचना आप हमें सुनाइए, साझा करिए हमारे श्रोताओं के साथ। रचना बहुत है जी, आप चाहेंगे वैसी रचना सुना दूंगा। सबसे पहले तो मैं एक खोजी आदमी हूँ, आपको एक वो जो है कविता सुना देता हूँ। जी बिल्कुल इसकी बिल्कुल, भला स्वागत है आप। जी सर, आपका ये स्वागत। ये जो पहलगांव घटना थी उसके ऊपर एक कविता सुनाता हूँ मैं। जी जी, अच्छा, मैं स्वागत। एक बात और बताना चाहता हूँ, मैं गवैया नहीं हूँ। लिखता जरूर मैं गवैया नहीं हूँ, गायक नहीं हूँ मैं, लेकिन फिर भी सुनाऊंगा मैं, जी ऐसी जी कोई बात नहीं है। पहलगांव घटना हर हिंदू खून के आंसू रोया था। भारत का कोई भी सैनिक नहीं चैन से सोया था। पहलगांव घटना हर हिंदू कहना मेरा था, सत्ता से हिंद सेना कमजोर नहीं। एक के बदले 20 मारते अब क्यों हुए कठोर नहीं। आंखें लाल करो शत्रु पर समाधान कोई और नहीं। विश्व गुरु अब होना चाहिए सहम जुलम भागोर नहीं। सत्ता की शासनशाही पर बुलडोजर चल जाता है। दिल्ली तो दिल्ली से आगे योगी जोश दिखाता है। हाथी
के गन्नों को कैसे चूहा खाता है। सत्ता चाहे किसी की हो, निर्दोष मौत क्यों पाता है। सीधा अटैक पाक पर बोलो, सीधा अटैक पाक पर बोलो, वही बीज सब बोया था। भारत का कोई भी सैनिक नहीं चैन से सोया था। पहलगाम घटना हर हिंदू। मोदी जी कायर शासक को देश करेगा माफ नहीं। मोदी जी कायर शासक को देश करेगा माफ नहीं। बांग्लादेश पर चुप्पी खाई, अब क्यों है इंसाफ नहीं। आतंकवाद रुके कैसे, दुश्मन की नीयत साफ नहीं। औकात पाक की शायर, समझो उसे गिराफ नहीं। कैसे लाल सूट कर डाले, उनकी माता रोती है। सिंदूर मांग में नहीं रहे, नारी को मुश्किल होती है। ताकि छवि कर दी है बाहर, दिल्ली कैसे सोती है। भारत माता तरफ से निर्दोष की मृत्यु होती है। पीर पराई क्यों समझोगे, तुम पीर पराई क्यों समझोगे, क्या नेता पुत्र खोया था। भारत का कोई भी सैनिक नहीं चैन से सोया था। पहलगांव घटना हर हिंदू। वहां पर दिए हिंदू मारी, यहाँ सब सत्ता के मतवारे हैं। सत्ता के भूखे सुन लो, सब चुन चुन हिंदू मारे हैं। सत्ता आज से कंडी है या सत्ता के दल कारे हैं। सत्ता और शासन दो लोग कैसे जीवित हत्यारे हैं। कुत्ता वफादार रहे जब तक स्वामी भक्त कहलाता है। पागल हो जाए तो फिर गोली से मारा जाता है। प्रशासन संयम धार धार कर जनता को मरवाता है। होता है अफसोस शेर जब बकरी से भय खाता है। सत्ता से पाक नहीं दबता चाहे कोई ताज संजोया था। भारत का कोई भी सैनिक नहीं चैन से सोया था। पहलगांव घटना हर हिंदू। पक्ष विपक्ष देश है संग में, अवसर फिर नहीं आए। अजय फौज की छूट करो, ये मौका चूका न जाए। चूके तो इतिहास सदा सत्ता को कायर बतलाए। मैं कहता हूँ ऐसा अवसर बार बार नहीं मिल पाए। अशोक कुमार जाखड़ रण में सूरवीर ही करता नाम। गेंद पड़ी सत्ता पाले, निर्णय लेना सत्ता का काम। सारा देश साथ सत्ता के करना चाहिए खत्म हराम। नहीं तो झोला ठाकर चल दो, क्या चाटेगा तुझे आवाम। 56 इंच के काम करो वरना क्यों देश बोलोया था। भारत का कोई भी सैनिक नहीं चैन से होया था। पहलगांव घटना हर हिंदू, खून के आंसू रोया था। भारत का कोई भी सैनिक नहीं चैन से सोया था। बहुत सुंदर, बहुत ये सुंदर पहलगांव रचना। पर है जी, इस पर एक पुस्तक लिखा जी था। जी जी, हाँ, अब ने सच्ची में बहुत ही अच्छी रचना थी ये। बहुत ही ज्यादा अच्छी रचना थी, बहुत मार्मिक थी और बहुत ही अच्छी रचना। आप सर हरियाणवी में भी लिखते हैं? ये तो आपकी महानता है जी, जो रचना आपने अच्छी लगी है। जी, आप हरियाणवी में भी लिखते हैं सर? हाँ जी, हरियाणवी में भी लिखता हूँ। हरियाणवी की कोई सुनाइए सर। हरियाणवी की भक्ति टाइप रचनाएं मिलेंगी, जैसे चेतावनी भजन होंगे। जी जी, ये कोई एक रचना सुनाइए। हाँ जरूर सुनाऊंगा। चेतावनी का भजन है कि इंसान को भजन करने के लिए बोलता है वो। जी कवि जो बोलता है अभी भजन करो। जी ये तो इब तू बजले क्यों न राम, फंसा क्यों व्यर्थ झमेले मैं। यो पल पल पीछे न जासे रे मूर्ख, पीछे न जासे रे। कर ले उस दिन को तू याद करे था, रो रो कर फरियाद गर्भ में। कर ले उस दिन को तू याद करे था, रो रो कर फरियाद ईब। बर्बाद हुए सरे आम पड़ा मो, ममता मेले में यो जग। सारा मतलब का से पल पल पीछे न जासे रे।
जागी विषय वासना तेरी फिरता करता मेरा मेरी जागी विषय वासना तेरी करता फिरता मेरा मेरी बुद्धि घेरी तू बन्या गुलाम बजाना राम अकेले मैं चालता तू नकली दासे पल पल पीछे न जासे रे हरी से कर लिया दूर किनारा लगता कुटुम कबीला प्यारा हरी से कर लिया दूर किनारा लगता कुटुम कबीला प्यारा सारा झूठा खेल तमाम मिले ना कुछ दंड पे ले मैं रे मूर्ख आप पे ने खासे रे मूर्ख पल पल पीछे ने जासे रे संतोष पुरी गुरु पालिया को अशोक कुमार समझा लिया सतगुरु संतोष पुरी जी पालिया मन को अशोक कुमार समझा लिया जा लिया लवा माजरा धाम के फायदा से दुख झेले मैं गुरु जी से बढ़कर कुछ ना से रे मूर्ख पीछे न जा से पल पल पीछे न जा से रे ये धार्मिक भजन था जी। जी जी जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा आपका जो भजन था। साहित्य की महफिल में है कविताओं की लड़ी, साहित्य की महफिल में है कविताओं की लड़ी, अशोक कुमार जी के आगमन से लगी भावों की झड़ी। बहुत ही सुंदर आपका भजन था। और बहुत अच्छा आपने लिखा। तो जैसे सर आपने बहुत सारी जो और पुस्तकें भी लिखी हैं, अष्टावक्र गीता, श्रीमद् भागवत भजनावली, श्री सत्यनारायण कथा दर्शन जैसी पुस्तकें आपने लिखी हैं। आधुनिक समय में धार्मिक आध्यात्मिक जी विषयों का महत्व आप कैसे देखते हैं और इन ग्रंथों के माध्यम से आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? आदरणीय, ऐसा है, हम भी लिखते हैं, आप भी लिखते हैं, और भी बहुत लिखते हैं। लिखने वाले बहुत हैं भारत में। लिखना एक अलग बात है। आज के समय में पुस्तकों का महत्व तो घटा है, कम हुआ है, इसका कीमत मूल्यांकन जो है कम है, फिर भी लिखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि लिखना छोड़ देना चाहिए। अभी भी अध्यात्म में बहुत कुछ बचा हुआ है और बहुत कुछ संदेश अध्यात्म में। युवा पीढ़ी के लिए भी संदेश है, समाज के लिए भी संदेश है, देश के लिए भी संदेश है। हमको साहित्य बहुत कुछ देता है, ऐसी बात नहीं है। और साहित्य की कदर भले ही जो है कम हुई हो ऑफ ग्राउंड में, ऑन ग्राउंड में साहित्य की कदर आज भी है। अच्छी बातों आज भी लोग सुनते हैं, आज भी जो पढ़ते हैं, देखते हैं। मेरा विचार यही कि अच्छा लिखना चाहिए, प्रेरणादायक लिखना चाहिए, अच्छा लिखना चाहिए, देशभक्ति का लिखना चाहिए। अपने हिसाब से आदमी ने कोशिश यही करनी चाहिए कि मैं अच्छा लिखूं। जी, तो सर आपकी जो श्रीमद् भागवत भजनावली है, उसमें आपने किस तरह से भजनों की वो है संग्रह है, वह किस तरह से है? भागवत भजनावली में भजन है जी, भजन है, के तो भजन आप है वो। जी आप कोई भजन हमें सुनाइए, सुनना चाहेंगे हमारे दर्शक जरूर कि श्रीमद् भागवत भजनावली आपकी किताब से कोई आपकी रचना, कोई भजन। एक पूरी बहुत अलग पुस्तक विषय हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा सबको। पदों भी है, पदों भी है जी, एक पुस्तक पूरी पुस्तक ही जो पदों में है। और ये भजन मैं सुनाऊंगा, अपना आदेश दिया जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन शायद वो भजन मेरे को पूरा याद नहीं है, और व्यवस्था ऐसी नहीं है कि मैं उसको खोल कर सुना दूं, क्योंकि पुस्तक शायद है मेरे पास वो इधर में। अच्छा जी, नहीं मैंने जब देखा तो बस ऐसे मेरे मन में इच्छा हुई, कोई बात नहीं। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। कोई बात नहीं सर, कोई बात। जी, आपने शहीद भगत सिंह, सर छोटू राम और आदि महापुरुषों पर भी आपने लिखा है, उनकी वीर गाथा का वर्णन भी आपने किया है। तो जब आप जैसे महापुरुषों को समर्पित कोई रचना लिखते समय आपकी प्रक्रिया कैसे रहती है? क्या उनकी जीवनी पर गहन शोध करते हैं आप, या फिर सिर्फ काव्यात्मक दृष्टिकोण से ही आप उसको लिखते हैं? इसमें जी मैन तो सच्चाई ये है, अगर झूठ नहीं बोला जाए तो जो अनुभव है ना, वो सबसे ज्यादा है। अनुभव के आधार पर इनका थोड़ा मैटर मिल जाता है मेरे को, उसको पढ़ता हूँ, पढ़ने के बाद इससे जुड़ता हूँ, जुड़ने के बाद अनुभव के आधार पर लिखता हूँ मैं ज्यादा। जी,
तो आपकी किसी पीछे सर का जो लिखने का अनुभव है, लिखने में रुकावट नहीं है। जी जी सर, आपने जैसे भारत के परमवीर चक्र विजेता, कारगिल विजय, इन पर जी भी जी आपने जी। रचनाएं जैसे लिखी हुई हैं, मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है जैसे। तो मतलब इन राष्ट्रीय सद्भावना के विषय पर लेखन का क्या उद्देश्य है आपका? ऐसा है जी, मैं फौज से बहुत प्रेम करता हूँ। जी और ये जो परमवीर चक्र वाले जो बात है, ये एक हरियाणा का परमवीर हुआ है होशियार सिंह। जी तो उस टाइम तो हम पढ़ते थे, जिस टाइम इसने परमवीर चक्र मिला है, 1971 की बात है। जी तो बड़ा अच्छा लगा इसके नाम के लुगाई गीत गाती थी औरतें, और जो बड़ा नाम था इसका। फिर धीरे धीरे ज्ञान बढ़ा, ज्ञान बढ़ाते गए। यहाँ गाजियाबाद से एक टीचर हैं कोई या प्रोफेसर हैं, उन्होंने ये परमवीरों के ऊपर कविता ली। उसमें मेरी भी एक जी कविता थी, होशियार सिंह के ऊपर मैंने भी एक कविता दी थी। इसका उन्होंने उद्घाटन किया था दिल्ली हिंदी भवन में। जी मैंने वहीं पर ठान लिया कि ये तो साझा संकलन है, मैं एकल पुस्तक लिखूंगा परमवीरों पर। और मैं लिखा, फिर जी। साझा तो उसमें लिखवाया मैं, जितने और एकल भी लिखा मैं। परमवीर उसमें जितने परमवीर विजेता हैं, तो आपने उन सब हाँ आज तक जितने हुए, उन सब के बारे में आपने कविताएं लिखी हैं? हाँ, पदों लिखा मैं उनको, चार चार लाइन के पद बनाता था काव्य में। और पूरी जीवनी एक उसकी 20 पद लिख दिए या 22 पद लिख दिए, एक जीवनी खत्म कर देता था। पूरी पुस्तक जी लिखी जी। है। जी, क्या कुछ हमें सुनने को मिल सकता है किसी भी आपकी पुस्तक का कोई कुछ भी पद, कुछ भी, थोड़ा सा ही सही, पूरा ना भी हो, थोड़ा सा भी? मैं तो आपको पूरा उसका परमवीर का ही वो सुना दूं, लेकिन किताब पर निर्भर है, मिलेगी या नहीं यहाँ पर। अच्छा। चलिए सर, कोई बात नहीं। आपने संपादन भी किया है बहुत सारे जो है साझा संकलनों का, आपने संपादन भी किया है, तो जी एक जी, संपादक के रूप में। भारत के परमवीर की पुस्तक मिल गई मेरे को, मालवाड़ी के अच्छा। पास बैठे और मिल गई उसमें। ये जी है पुस्तक, अगर आपको दिखाई दे रही हो तो, ये पुस्तक जी है। जी 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 और इसमें जी। पद हैं, बड़ी हुई। इसी के बारे में एक या दो पद पढ़ के मैं सुना देता हूँ आपको। हाँ जी जी, एक दो पद पढ़ के सुना। मेजर धनसिंह थापा। मेजर धनसिंह थापा थे वीर गोरखा नायक नौजवान, जो अपने जीवन में दिए थे अनुशासन शौर्य का योगदान। 10 जून सन 1928 के दिन शिमला में जन्म हुआ था जैन। पढ़ लिख कर कमीशन पाया सन 1949 के दरमियान। ये एक पद हो गया इसका। जी भारतीय सेना में आने का था उनको बचपन से ही लगाव, पढ़ लिख कर जी की थी तैयारी, सेना से जुड़े मन के भाव। जब सन 1949 में दिया किस्मत ने आजमाए दाव, सेना का जी अधिकारी पद पाया, दिल में बढ़ा उमंग और चाव। दो पद हो गए इसके। जी 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 भारतीय सेना में आने का इनको चाव था, वो लिख दिया। अब इसके आगे है, रहा खुशी का नहीं ठिकाना, जी थी सेना की वर्दी पाई, प्रशिक्षण लिया चाव उमंग में, था पूरी तरह कर चुका से कलाई। 8 गोरखा राइफल में थी उस बहादुर की ड्यूटी आई, उस दिन तक वो रही शांति, फिर दिल बदल गया भाई। अनुशासन जी शौर्य का धनी वह वीर सदा ही कहलाया। सन 1962 में चल रहा था चीन भारत पर चढ़ाया। सच बात तो यह है, हमने था चीन से धोखा खाया, समय आ गया जब थापा अपना अरण कौशल दर्शाया। ऐसे पदों में इसकी जीवनी पूरी पूरी कर रखी है। जी जी, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। मातृभूमि के प्रेम गीत हैं, वीरता की है शान। मातृभूमि के प्रेम गीत हैं, वीरता की है शान। अशोक जी के शब्दों से होता संस्कृत का आह्वान। बहुत ही सुंदर आपकी जी जो रचना है जी, बहुत ही अच्छी। तो जैसे आज की जो पीढ़ी है, जो युवा लेखक हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप अपने मैं स्वयं के पूरे देश को एक संदेश लिखा हूँ जी। जी मैं युवा पीढ़ी नहीं, पूरे देश के लिए एक संदेश लिख रखा हूँ जी। जी जी बिल्कुल। और ये आज है 1992 में लिखा हुआ है। जी उसका शीर्षक है कौमी एकता। जी इसकी हमको बहुत जरूरत महसूस करता हूँ मैं, जी कि देश बिल्कुल। को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जी
कौम एकता आज हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। जी। कौम कौम एकता आज हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। निर्भय करो आह्वान, यही शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त है। पंचभूत की रचना से तैयार हुआ जग सारा है। कौम वेद अज्ञान जीव का एक ही शरीर हमारा है। जो सद्भावों से न्यारा है वही महापापी महाधूर्त है। कौम एकता आज हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। कौम एकता से ही तो हमने आजादी पाई थी। कौम एकता से ही तो हमने आजादी पाई थी। सब कौमों ने मिलकर ही गोरों से की लड़ाई थी। जब से आजादी आई थी हुई हिंद की उज्जवल सूरत है। कौम एकता आज हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। एक रहें तो देश हिंद आत्म समृद्ध हो पाएगा। हम एक रहें तो देश हिंद आत्म समृद्ध हो पाएगा। सदी बीस के बाद देश अब जग दर्शक कहलाएगा। हिंद में स्वराज्य आएगा, खुश भारत माँ की मूर्त। कौम एकता आज हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। निष्पक्ष और निस्वार्थता को देशवासियों अपनाओ। निष्पक्ष और निस्वार्थता को देशवासियों अपनाओ। जय हिंद के संग अमर तिरंगा सदा गर्व से फहराओ। जग को जाखड़ बतलाओ, हिंद सुनता नहीं जरूरत है। कौम एकता आज हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। ये मेरा संदेश समझो जी, या उपदेश समझो, ये मेरा भाव है। बहुत नहीं, बहुत बहुत ही अच्छी और सच कहा आपने। आज की समय सामने एक बात है, ये बहुत ही ज्यादा आपने सही बात कही है। आपके लेखन की दिनचर्या से क्या रहती है? जैसे आमतौर पर जब आप कब वो कैसे लिखते हैं, या कोई विशेष आपका समय रहता है, या कोई विशेष आदत है, या आप कोई कविता या लघु कथा जब रचते हैं तब आपका प्रधान भाव क्या होता है? ऐसा आदरणीय, सच मानूं तो इसमें कुछ तो है। जो हम बोलते हैं ना माँ सरस्वती का वरदान होता है, ये होता है, ये कुछ तो है, ये मैं मानता हूं कि कुछ उनका है जरूर इसमें। क्योंकि हर समय हम लिख नहीं सकते। कभी कभी ऐसा आता है हम लिखना चाहते हैं, लिख नहीं पाते हैं। आपके साथ होया नहीं, पता नहीं, मेरे साथ होया ऐसे। कभी कभी हम लिखना चाहते हुए भी नहीं लिख पाते हैं। जी जी। लेकिन अनुभव एक ऐसी चीज है, अनुभव एक ऐसी चीज है, लिखना अगर आप चाहेंगे तो लिखना शुरू करेंगे, वैसा नहीं लिखा जाएगा, कम लिखा जाएगा, लिखा जाएगा। और जब लिखने के लिए आप एक हठयोग पकड़ेंगे कि नहीं मत लिखना ही है, तो फिर धीरे धीरे मूड बन जाता है उसमें। उस समय पता नहीं वो सरस्वती जी जो ने कृपा कर देती हैं या क्या होता है, थोड़ा धीरे धीरे लगने फिर लग जाता है उसमें। और मेरे को कोई इसका जो, न तो मैं पूजा पाठ करके बैठता हूँ इसके ऊपर, न ही मैं कोई शुद्ध जगह या एकांत देखता हूँ। मैं ट्रेन में बैठा बैठा भी लिख सकता हूँ, मेरा तो ऐसा है। जी। अगर आप झूठ नहीं समझे तो आपसे बात करता करता मैं एक दो पद यहाँ लिख सकता हूँ। बहुत बहुत शानदार, बहुत शानदार। दोस्तों, जैसे आपके 1000 से अधिक जो है आपको साहित्यिक सम्मान मिले हैं, और भारत और विश्व रिकॉर्ड में भी दर्ज हैं। तो आपकी जो जी, ये उपलब्धि और जो सम्मान है वो किस प्रकार की गतिविधियों के लिए आपको मिले हैं, और कौन सा आपका सम्मान जो है वो आपको सबसे ज्यादा यादगार रहा है? ऐसा है जी, मेरे को प्रथम सम्मान मिला था रायबरेली से। और उस सम्मान को उन्होंने इसीलिए दिया था कि मैं एक हिंदी क्षेत्र का आदमी था, हिंदी में कविता करने की कोशिश कर रहा था। जी। काव्य सौरभ सम्मान सुरजूपुर रायबरेली से मेरे को मिला था। अंतर्राष्ट्रीय तुरमंडल साहित्य संस्थान ने दिया था। मेरा वो पहला सम्मान था। जी। लिखते हुए भी 3-4 साल हुए थे मेरे ख्याल में। उसके बाद मेरे को पता चला भी सम्मान मिलते ये भी होता है, थोड़ा ज्ञान बढ़ा। मैं 2000 की बात है, JNK में पोस्टिंग हो गई मेरी, किश्तवाड़ में था, जम्मू कश्मीर में। और वहां एक विज्ञापन पढ़ा, जो देवास एक संस्था है, सनातन विचार मंच देवास, उनका निकाला हुआ था कि कोई भी कवि लेखक जिसने किसी लड़ाई लिखा हो, किसी युद्ध का पूरा वर्णन किया हो, या कोई कविता लिखी हो, या देशभक्ति पर कोई किताब लिखा हो, ऐसी अगर रचना किसी के पास है तो हमारे पास उसकी 4 प्रति भेजे। हम एक ये आयोजन कर रहे हैं, उसमें अगर उसका नंबर पड़ा तो हम सम्मानित करेंगे जिसका फर्स्ट आएगा। तो मैं उस टाइम पर कारगिल का जो युद्ध हुआ था 1999 में,
हरिद्वार में था जी और ये लिखा था उसको, कारगिल युद्ध को जी लिखा था मैं। यही पदों में 4-4 लाइन के पद थे। जी तो लिख करके चले गए थे कि मिश्रा जी थे यूपी के, उसने वो पढ़ा था मेरा। मैं विज्ञापन उसको देखा कि मिश्रा जी ऐसे ऐसे मांग रहे हैं। जी तो मिश्रा ने मेरे पूछा भी तेरा कंडीशन क्या है, रोटी वोटी घर में ठीक चल रही है? मैं बोला भी ठीक चल रही है भगवान की दया से, तंगी भी नहीं है, ज्यादा लैंडलॉर्ड भी नहीं है काम। तो बोले जी एक सलाह है कि आप इसकी जो प्रति निकलवा दो और 4 प्रति भेज दो, उनके पास समय है इतना। तो मैं जी उसको छपवा करके और 4 प्रति उनके पास भेज दिया। वहां पर डॉक्टर अशोक था, उसने ये मेरी पुस्तक जो है फर्स्ट निकाल दी जी और मेरे पास मैसेज किया भी ऐसे ऐसे आपकी पुस्तक जो है फर्स्ट आई है और हम आपको सम्मानित करेंगे यहाँ। तो 1100 रुपया दिया उन्होंने, प्रशस्ति पत्र दिया। वहां 2 दिन रोक के मेरे को, अच्छा प्रोग्राम हुआ उनका। तो वो सम्मान जी बहुत अच्छा था, प्रभावित हुआ जी मुझसे। उसके बाद ऑफलाइन के और 2-4 छोटे मोटे जो सामान मेरे को मिले। फिर एक सामान यहाँ जींद में मिला मेरे को, उन्होंने 2100 रुपये दिए, प्रशस्ति पत्र दिया, शाल दिया। फिर एक सामान कैथल में मिला, 3100 रुपये दिए। कुछ ऐसे ऐसे 10-12 तो ऐसे हैं जी। और बाकी ये सम्मान नहीं है, बाकी ये जो जैसे हम कविता भेज देते हैं ना और उसका एक सम्मान जी पत्र मिल जाता है, वो सम्मान पत्र है। जी उन सम्मान जी पत्रों मेरे पास लंदन में गिनीज बुक का भी मेरे पास है और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का भी मेरे पास है और ये एक और लिम्का का भी मेरे पास है जी और एक 4 ओवर स्टार के तो 10-12 है मेरे पास रिकॉर्ड। अच्छा जी 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 सर, आपने जी निस्वार्थी राष्ट्रीय समूह, देशभक्ति समूह, हिंदी काव्य समूह, हरियाणवी समूह, आपने इतने सारे जो ग्रुप हैं, आप उनके इतने समूह के आप संस्थापक हैं। तो इतने आपने जो ये करे, इनकी संस्थापना के पीछे आपका जो है क्या उद्देश्य है? आदरणीय में 2017 दिसंबर में रिटायरमेंट हुआ। 18-19 में हरियाणा में यहाँ कवि सम्मेलन होते थे, वहाँ प्रोग्राम जाता था, एक दोस्त ले जाता था मेरे दोस्त। वहां में गया तो यहाँ नखरे ज्यादा मिले मेरे को, वास्तविकता कुछ और थी। जी अब मैं तो यूपी में कवि सम्मेलन देखा हुआ था, मेरे को अच्छा नहीं लगा उनका नखरानाज और कुछ जी वो मुंह देख देख करके बात करने वाली बातें भी मिली वहां। जी मेरे एक उससे टिस्सी हो गई कि मैं एक अपना समूह बनाऊंगा। जी तो इतना ज्ञान मेरे को नहीं है जी, सिर्फ व्हाट्सएप की नॉलेज है। तो मैं आपके साथ पहली बार या दूसरी बार इस सिस्टम में जुड़ रहा हूँ। तो हमारा ये है जी व्हाट्सएप ऑनलाइन करते हैं तो हम वो ऑडियो लेते हैं, वीडियो प्रोग्राम ही नहीं करते हम कोई। अच्छा मेरे को इतना ज्ञान नहीं है। तो वहां से मैं तंग पा करके ये सुनाया और दिन रात जुट गया हूँ उसमें। इतना समूह चलाया हूँ मैं, 4 समूह मेरे इतने चले हैं कि मत पूछो। जी दिन में पूरे दिन जो है ना उसका गतिविधि नोट करता रहता था। कवि सम्मेलन करेंगे भाई, उसमें जो कवि जुड़ते थे उनका नाम लिखा, लिस्ट तैयार की और फिर उनका प्रोग्राम करवाना। रात में सोता नहीं था, फिर उनके पत्र बनाना। जी इतना जो है लीन रहा 2 साल में। और आज तक मैं आप लोगों में दया है 7,000 साहित्यकारों को सम्मान पत्र दे चुका हूँ। अच्छा, तो सर हाँ जैसे जी। आप इन गतिविधियों में आप इतना व्यस्त रहते हैं, दिन में रात में, आप आपको अच्छा लगता है, आप काम करते हैं, तो आपके परिवार, मेरी आपकी पत्नी और पुत्र, तो उन्होंने आपकी मेरी पत्नी सहायता नाराज हो जाती है जी कई बार। मेरी पत्नी मेरे बहुत नाराज होती है कई बार। जी और लड़का भी ज्यादा खुश नहीं रहता है, हालांकि वो मेरे को रोकते नहीं है, तू मत करे ऐसे नहीं बोलते हैं। लेकिन ये बोलते हैं तेरे को क्या मिलेगा, क्यों तू इसके अंदर लगा हुआ है, तू क्या मिलता है तेरे को, आंख जी खोलेगा, बुढ़ापा है इसको संभाल करके रख। लेकिन मेरे रुका नहीं जाता है जी। जी जी जी। तो जैसे जब आप, कोई रुकाव नहीं है। जी मैं अगर पुस्तक छपवाता हूँ तो पैसा लगता जी है, कोई रुकावट नहीं है। ये बोलते भी नहीं कुछ छपवा रहा है, लेकिन ये जरूर बोलते हैं तू दिन रात मत लगी इसमें, थोड़ा टाइम दे लिया। जी। तो जब भी आप रचना करते हैं तो प्रेरणा के स्रोत क्या होते हैं? आपके अनुभव, इतिहास, प्रकृति, आध्यात्मिकता, ये सबसे ज्यादा आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? प्रेरणा कुछ नहीं है जी, विषय मिलता है मेरे को, जिस विषय पर मैं सुधार लेता हूँ, सोच लेता हूँ, अनुभव के आधार पर लिखता हूँ। फिर उसके बारे में थोड़ा जानकारी करूंगा और अनुभव से ही लिखूंगा उसको। अच्छा, जी 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 जी। तो सर आप अपनी कोई रचना सुनाइए, क्योंकि जाते रहते हमारा समय होने वाला है, तो हम आपकी मैं कोई मैं एक जो हरियाणा आपकी रचना सुना पसंद दूं की जी हो। आपको।
जी, जो आपकी पसंद की हो, आपको बहुत अच्छी लगती हो, अपनी पसंद की सुनाइए, हम सब सुनेंगे। नहीं, आपकी पसंद की सुनाएंगे जी, हम अपनी पसंद की तो सुनाते ही हैं। करवा चौथ की सुना देता हूँ आपको। जी सुनाए। स्वागत है सर, स्वागत। करवा चौथ पर एक भजन हरियाणवी है। जी जी सर, स्वागत। ऐसे गाने में तो जोर पड़ेगा, अगर बोल कर बता दी तो बहुत अच्छा रहेगा। या गाऊं? जैसे आपको मेरा ठीक गायन लगे। अच्छा लगता है आपको? हाँ जी, मुझे तो बहुत अच्छा आपको लगा। अच्छा लगता है मेरा गायन, समझ में आता है? हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ठीक है। करवा चौथ सुहागन करती भारत की सब नारी, पड़गी नजर अचानक कर ली थी पूजा की तैयारी। करवा चौथ सुहागिन करती भारत की सब नारी, पड़गी नजर अचानक कर ली थी पूजा की तैयारी। चंदन सहित अगरबत्ती और फूल महकते सारे, दूध और मेवा मिश्री शुद्ध घी और थे साथ दही मिठाई गंगा जल और कुमकुम अक्षत न्यारे। टोटीदार मिट्टी का करवा पानी के ग्रह फुहारे, टुंडी आला ढक्कन देखी मिट्टी की कलाकारी। करवा चौथ सुहागन करती भारत में सब नारी, मेहंदी मावर कंघा बिंदी चुन्नी चूड़ी और सिंदूर, दीपक और रूई के संग में गेहूं धान्य और कपूर। शक्कर बूरा पानी का लोटा करीब पीली मिट्टी गिल्ली चूर, एक लकड़ी का आसन लिया सारी वस्तु बदस्तूर। आठ पूरियां दरी फुलाकर जो कहती अठवारी। करवा चौथ सुहागन करती भारत की सब नारी, हल्दी और छालनी ले रही हलवे की उठे में कार। पूजा आली सामग्री का सब सौदा कर लिया तैयार, रुपए पैसे भी लिए साथ में दान दक्षिणा हो क्रमवार। सुहाग भाग में लीन हुई और पूरे 16 किए श्रृंगार। चमचम चमचम साड़ी चमके मेरी टूट गई सुंदियारी। करवा चौथ सुहागन करती सब भारत की नारी, पूरों में रश्मि फुटी और खिली चांदनी होया यकीन। देवी पूजन चली देव को चढ़ती नशा हुई परवीन। चांद देखता चांद चांद में चांद हो गए कट्ठे तीन। जो देखे वो जिसने दिखे धरती अमर सब लोलीन। अशोक कुमार जाखड़ सब प्रिया रहो पिया की प्यारी। करवा चौथ सुहागन करती भारत की सब नारी। जी जी, बहुत बहुत सुंदर आपका गीत, बहुत सुंदर था। और हरियाणवी में था तो और अच्छा लग रहा था। तो इसी के साथ हम अपना कार्यक्रम का समापन करते हैं। अलग जगाती आपकी कलम, बिखेरते उज्जवल प्रकाश, ये आई ये लेखनी हमारे समक्ष, भावों से भर के आकाश। बहुत सुंदर आपके भाव थे, बहुत ही सुंदर रचनाएं। और इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आपसे हमें ऐसी ही रचनात्मक ऊर्जा मिलती रहे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और हमारे श्रोताओं ने आपसे बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जानने को मिला। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आपको भी अब मैं, नमस्कार आदरणीय। जी, अब और मैं आप विदा लोगों ने लेना। इतना सुंदर अवसर दिया, मैं इसके लिए आप सबको सलूट करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबको भगवान खुश रखे, स्वस्थ रखे और दीर्घायु दे। जय हिंद। जी सर, जय हिंद सर। इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम का समापन करते हैं। अगले महीने फिर मिलेंगे बुधवार को, हम अपने नए मेहमान के साथ इसी साहित्यिक यात्रा को हम आगे बढ़ाएंगे। एक शाम साहित्य के नाम कार्यक्रम अभी हम इसको खत्म करते हैं। शुभ रात्रि, धन्यवाद। जी धन्यवाद, जय हिंद।